नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में जो सियासत है और राजनीति, जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमेशा से केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही होते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली दौरे पर हैं और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह साथ में ही दिखाई दिए। विस्तार से समझेंगे पूरा माजरा क्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और ये मुलाकात, क्या कहीं कोई नई राजनीति चल रही है क्या बिहार में? नहीं, राजनीति तो नई नहीं है, राजनीति वही पुरानी है जो एनडीए की राजनीति है। मगर उसमें नया ये है कि अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली यात्रा है उनकी दिल्ली की। और हालांकि मुलाकात तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के समय हुई थी, मगर मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है। और इस बीच कई ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिससे सरकार कठिनाई महसूस कर रही है। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है, जिसे पूरा एनडीए संकट में है और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। वो हिजाब प्रकरण है, जो डॉक्टर नुसरत का हिजाब उन्होंने खींचा और उनको बेपर्दा करने की कोशिश की, तो वो एक बड़ा मामला बन गया है। और अभी बंगाल में चुनाव है, तो इसलिए सरकार को ये लग रहा है, पीएम मोदी को भी लग रहा है कि इसका क्या असर होगा, कैसे उसको सुलझाया जाए, कैसे मैसेज दिया जाए कि मामला शांत हो जाए। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा था, और दूसरा बड़ा मुद्दा जीतन राम मांझी का था। जीतन राम मांझी इन दिनों थोड़ा सा अलग तेवर अपनाए हुए हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं वाले अंदाज में हैं वो। और गया में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि वो एक तरह से एनडीए के लिए चेतावनी है। उन्होंने अपने पुत्र को, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको इंगित करते हुए कहा कि आप कठोर नहीं बनिएगा और ठीक से बातचीत नहीं कीजिएगा नेतृत्व से, तो कुछ नहीं मिलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो अभी हाथ में है वो भी चला जाएगा, और सत्ता के मोह में मत पड़िए, जरूरत पड़ी तो सत्ता को लात मार दीजिए। यानी सीधे सीधे उनका कहना था कि मंत्री पद छोड़िए, एनडीए छोड़िए और विपक्ष की राजनीति कीजिए। असल में उनकी नाराजगी ये है कि राज्यसभा का टिकट वो चाह रहे थे, विधानसभा में भी वो ज्यादा सीटें चाह रहे थे, तो वो तो मिला नहीं। 6 सीटें मिली उनको, और राज्यसभा में अभी उनकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। जो 5 सीटें खाली होने वाली हैं उस पर दूसरे दलों की चर्चा हो रही है, मगर जीतन राम मांझी की कोई चर्चा नहीं हो रही कि उनको भी मिलेगा। तो इससे उनकी नाराजगी है। और उनका ये भी कहना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय ये वादा किया गया था कि एक राज्यसभा एक विधान परिषद मिलेगा, तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये और उन्होंने एक और खुलासा कर दिया, इससे पूरे बिहार की राजनीति में एक तरह से हलचल है। ये छिपा हुआ सत्य था। छिपा हुआ क्या मतलब, सार्वजनिक तो था ही, मगर कोई आधिकारिक रूप से पहली बार इस तरह से कोई कबूलनामा ये हुआ है, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री का। उन्होंने कहा कि जो एमपी एमएलए फंड होता है उसमें 10% कमीशन खुलेआम मिलता है। मेरे पास भी कमीशन आया, उस कमीशन के पैसे से मैंने 50 लाख रुपया पार्टी को दे दिया, पार्टी फंड में दिया, ये उन्होंने कहा। तो कहा कि इसके चलते काम पर असर पड़ता है और इससे बदनामी भी होती है, तो इसका कोई हल निकालना चाहिए। मांझी जी आजकल ज्यादा सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। डीएम को फोन करके हार जीत वाला बात कर दिया। वो भी संकट था, वो भी एनडीए के लिए संकट था। मगर कहिए कि गनीमत ये कि बिहार में विपक्ष अंतिम सांसें गिन रहा है, अभी वो सदमे से उभरा नहीं है जो जनता ने दे दिया विधानसभा चुनाव में। नेता गायब है और बाकी किसी में क्षमता नहीं है कि वो कुछ बोले, आगे बढ़े। कांग्रेस है तो वो अपने उलझन को सुलझाने में लगी हुई है। वाम पार्टियां जो है वो सुसुप्तावस्था में चली गई हैं, और बाकी कोई वैसा पार्टी है नहीं जो कुछ करे बोले। MIM एक था, तो वो भी एनडीए के साथ, खास करके नीतीश कुमार के साथ अपने संबंध सुधारने में लगे हुए हैं वो लोग। तो इसलिए मैदान खाली है। तो मांझी जी वो कमी पूरी कर रहे हैं एक तरह से।
वो एनडीए में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उनके बयानों से न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि पूरी एनडीए भी परेशानी में पड़ गई दिखती है। तो इन सब इशू पर वहाँ चर्चा दोनों नेताओं से हुई, प्रधानमंत्री से भी और अमित शाह से भी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं इन दिनों, तो सम्राट चौधरी और ललन सिंह उनके सहयोगी के रूप में वहाँ थे और उन लोगों ने पूरी बात रखी। उस पर क्या प्रधानमंत्री ने कहा ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो अभी बातें सामने आई नहीं है, मगर उन्होंने यही जरूर कहा होगा कि इसको कैसे सुलझाया जाए, इस पर परामर्श हुआ। इसमें रवि रंजन जी को भी जोड़ते हैं कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा अहम है क्योंकि आगे चल के मंत्रिमंडल विस्तार भी बिहार में होना है और राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली गई उसको लेकर भी कि पार्टियां एनडीए से कौन कितनी सीटों पे किसको किसको दे सकती है, क्या इन सब मुद्दों पर भी बात? निश्चित रूप से आज की मुलाकात में महत्वपूर्ण बात तो यही है कि बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर एनडीए के भीतर बहुत ज्यादा एक अब चिराग पासवान भी अपनी मम्मी को भेजना चाहते हैं राज्यसभा में। तो बहुत पहले 19 वो उनके पास विधायक हैं, 41 कम से कम चाहिए, तो वो तो संख्या में कम है, लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो मांझी जी भी कर रहे हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स और कुशवाहा जी का टर्म खत्म हो रहा है। इस बीच में चर्चा हुई कि चुनाव में ये पवन सिंह ने बहुत सहयोग किया है, तो क्या पवन सिंह को भेजा जा सकता है राज्यसभा? और चुनाव लड़े भी नहीं। हाँ, चुनाव भी नहीं लड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अगर नहीं दिया गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन जो बिहार से हैं, और नितिन नवीन को अगर सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाना है तो उनको भी राज्यसभा या सांसद बन के तो समझिए कि बिहार से वो बाहर ही रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। तो अगर एक सीट नितिन नवीन के लिए पक्का माना जाए तो और क्या होगा कि 2 तो जदयू के पास खाली हो रहे हैं, आरजेडी के 2 सीट जो खाली हो रहे हैं और एक माने कुशवाहा का है। तो इन सीटों पर कैसे बंटवारा हो? कि नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि अपना उनका 2 था और उनकी संख्या भी उनके पास है, तो नीतीश अपनी चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी अगर नितिन नवीन को और किसी एक माने पवन सिंह को या किसी को भेज दे तो अब एक सीट माने उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट कौन लेगा? मांझी लेंगे, चिराग लेंगे, ये क्या होगा? इस पर चर्चा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिहार में जो नितिन नवीन ने अपने 2 मंत्रालय छोड़े जो अभी भाजपा कोटे में ही है, भाजपा के ही मंत्रियों को जिम्मा दे दिया गया है। तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो भाजपा के कोटे में और कौन कौन से विभाग जाएंगे? और चिराग पासवान की पार्टी से एक और मंत्री बनने की चर्चा है। ये भी एक बात है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबके बीच उनको अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं से दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें ये चर्चा बहुत खुलकर सामने आई है कि क्या जदयू को निशांत कुमार को नेता मानना चाहिए या नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, ये बातचीत भी वहां चल रही है। और चूंकि वो तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी है और अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को मैंने बंगाल के चुनाव में अगर कुछ करना है तो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि जो ये मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का जो मसला खुलकर सामने आया, मैंने आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इस पर बयान दिया, पाकिस्तान के डॉन ने धमकी दिया, मैंने बजाते वहां के प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और नीतीश कुमार ने ये सब किया। वह जम्मू कश्मीर की मैंने महबूबा की बेटी ने कहा, फिर झारखंड के मंत्री ने खुलेआम ऑफर किया कि तुम यहाँ चलिए और 3 लाख की सैलरी देंगे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला तो निश्चित रूप से बन गया और उस पर 3 FIR भी हो गए, 3 तरह का केस हो गया नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार एनडीए के लिए कहीं गले की फांस तो नहीं बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री इस बारे में बातचीत करेंगे कि आप कुर्सी छोड़िए, तो क्या निशांत को प्रमोट करने की चर्चा? ये बड़ा मतलब कि चुनाव के पहले से ही निशांत को लेकर सवाल उठ रहे थे कि विधानसभा तो लड़ना तय ही है, लेकिन लड़े नहीं। अब ये जो है विरासत की बात, बीजेपी निशांत को कबूल करेगी? सवाल ये है। बीजेपी की मजबूरी है कबूल करना निशांत को, बिल्कुल निशांत को या किसी भी नीतीश कुमार जिसको अपना उत्तराधिकारी मान लें उसको कबूल करना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव जीत करके सरकार बना सके।
जब तक जदयू का अस्तित्व है या राजद का अस्तित्व है तब तक बीजेपी को किसी एक को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अभी बिहार की राजनीति जो है वो 3 कोणों में है। इस 3 कोण में 2 कोण जब भी साथ हो जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। जब तक कोई एक पार्टी तिरोहित न हो जाए, समाप्त न हो जाए, द्विध्रुवीय राजनीति न हो जाए, तब तक ये 3 कोण में कोई एक पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बलबूते सरकार बना ले। अंतिम जो बहुमत की सरकार अकेले पार्टी बनी थी वो लालू प्रसाद की थी। उसके बाद तो फिर एनडीए की सरकार ही बनती रही, गठबंधन कभी महागठबंधन कभी एनडीए, ऐसे ही उलट पलट होता रहा। तो इसलिए ये बीजेपी के सामने ये समस्या है। तो नीतीश कुमार की जो स्थिति बन रही है, जिस तरह की वो हरकत सार्वजनिक जगहों पर कर दे रहे हैं, चाहते ना चाहते, वो बड़ा इशू बन जा रहा है और इससे एनडीए को जवाब देना मुश्किल। अब तो सार्वजनिक जगहों पे नीतीश कुमार के सामने मीडिया को बैन कर दिया गया है। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोई उनके करीब न जाए और कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो, उनके सामने कोई ना रहे, भीड़ में वो न जाए, ये सब सावधानी बरती जा रही है, बात ना कर ले। हाँ, अच्छा, इस मसले में खास तौर पर यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माने काउंटर करने के लिए सबसे पहले आगे आए बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा, बचौल जो नेता है उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे मनेर से जो चुनाव लड़े थे उन्होंने, निखिल आनंद, उन्होंने बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर आगे मैंने वो किया। इसमें नीतीश के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई। जदयू के तरफ से उतना एग्रेसिव नहीं हुआ, यहाँ तक कि बिहार के राज्यपाल ने उतरकर उसमें कहा कि नीतीश कुमार की गलती नहीं है और वो पिता के समान है और इसलिए पप्पू यादव बोले पूरा। तो नीतीश कुमार को जहां ये घोषित न हो जाए कि वो मानसिक रूप से कुछ बीमार है, कुछ कमजोर चल रहे हैं, इसका असर एनडीए पर पड़ेगा। इसलिए पूरी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार से बातचीत करके और इस मसले का हल निकाला जाए कि आखिरकार इससे कैसे बचे। और बंगाल के चुनाव में अगर दोनों दलों को एक साथ मिलकर वहां पर कुछ करना है तो निश्चित रूप से आज की बैठक प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ 2 बैठकें उनकी हुई हैं। अच्छा, वहां सम्राट चौधरी और ललन सिंह दोनों की मौजूदगी, दोनों थे। ये कितनी बड़ी है? ये इसीलिए थे कि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो खुल करके सीधे खुद बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, सामने वाले को जवाब दे सकें, जो सवाल उनसे पूछे जाए तो उस पर अपने विचार रख सकें। तो इसलिए इन लोगों को साथ रखा गया था कि नीतीश कुमार को आगे करके ये दोनों पूरी बात कह रहे थे और बातचीत जो हुई, विमर्श जो हुआ, उसमें इन्हीं दोनों नेताओं ने ज्यादा भूमिका निभाई। नीतीश कुमार बीच में हाँ हूँ बोलते रहे। और जो बीजेपी जिस तरह से बचाव कर रही है, वो बचाव कोई बहुत दिल से नहीं कर रही है, वो मजबूरी है उनकी। सरकार चलाना है तो नीतीश कुमार को बचा करके सुरक्षित रखना है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने तो बचाव करने के क्रम में और भंडोल कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जहन्नुम में जाए, उसको डॉक्टर को बोल दिया कि वो ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए, हमको कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक इशू बन गया कि कैसे वो एक महिला को बोल रहे हैं कि जहन्नुम में जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं जो जिससे ये तो कहिए कि नीतीश कुमार का पिछला पुण्य प्रताप है कि ये उस तरह से सार्वजनिक विरोध में नहीं बदला, सिर्फ बयानबाजी होकर के ही बात धीरे धीरे ये हो रही है। मगर अगर कोई दूसरा नेता, आप कल्पना कीजिए कि उसके जगह पर इस तरह की हरकत किया होता तो अब तक तो सड़कों पर जुलूस और मसाल जुलूस और कैंडल जुलूस का एकदम तांता लग गया होता कि नीतीश कुमार इस्तीफा करो, उस नेता से इस्तीफा मांगा जाता। और जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन थमता नहीं। मगर ये नीतीश कुमार की एक छवि ऐसी बनी हुई है पिछले कामों के वजह से और उनके व्यवहार के वजह से, उनके सदाचरण के वजह से, जिसके चलते ये बड़ा इशू नहीं बन पाया। और दूसरे के विपक्ष को अभी भी ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारे पाले में आएंगे, तो इसलिए इतना प्रहार मत करो कि वो आदमी एकदम हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाए। तो इसलिए विपक्ष भी अपनी राजनीति कर रहा है, एनडीए भी अपनी राजनीति कर रहा है, और सबसे मौज में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। अच्छा, ये राज्यसभा वाला जो चर्चा है, 5 सीटों का जो हल्ला मचा हुआ है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि मीडिया में जो नाम आ गया बीजेपी से वो नाम कट ही जाता है। तो नाम चल रहा है नितिन नवीन और पवन सिंह कि ये दोनों को राज्यसभा बीजेपी भेजेगी। दूसरा बात है कि 2 टर्म से
राज्यसभा के सांसद है हरिवंश नारायण सिंह भी और रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर। और देखा जाता है कि नीतीश कुमार किसी को ज्यादा 2 बार से ज्यादा रिपीट करते नहीं। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार तस्वीरें बदल सकती हैं राज्यसभा की? हाँ, बदल सकती है। हमको लगता है कि हरिवंश जी को ड्रॉप किया जा सकता है, मगर रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप करने में कठिनाई ये है कि अभी उनके पिताजी को मिला भारत रत्न दिया गया और फिर उनके नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, राजनीति हो रही है। तो ऐसे में उनको एक तो मनरेगा वाला मामला फंस गया था, विपक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम आप लोग हटा दिए, अब फिर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को ड्रॉप कर दीजिएगा, तो ये इशू एक बन जाएगा। पिछड़ा, अभी तो महात्मा गांधी के विरोध करने का आरोप लग रहा होगा कि पिछड़ा विरोधी आप हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, तो इसलिए उनको ड्रॉप करने में कठिनाई होगी। मगर हरिवंश जी को ड्रॉप किया जा सकता है, थोड़ा ज्यादा करीब है। हाँ, तो उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था हो सकती है। सरकार के पास तो बहुत सारे उपाय रहते हैं। और पवन सिंह के साथ भी ये लाचारी है पार्टी की कि पवन सिंह हैं मनमौजी आदमी, अगर ज्यादा उनके मन का नहीं होगा, ज्यादा उनको तंग कीजिएगा तो वो फिर तुरंत पाला बदलते देर नहीं लगेगी और वो फिर घूमने लगेंगे बीजेपी के विरोध में। तो इसलिए उनको भी साधे रखना जरूरी है, तो उनको भेजना वहां जरूरी है, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है चुनाव में। संकट ये भी है जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि प्रॉमिस किया हुआ है, हमारे साथ भी कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमको भी प्रॉमिस किया हुआ है। तो भाई तब तो यही हो सकता है कि बीजेपी अपनी सीटें छोड़ दे, जदयू अपनी सीटें छोड़ दे। हाँ, तब 5 लोग जा सकते हैं, 5 पांडवों के पास। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखिए कि हरिवंश बाबू को ड्रॉप करने में अभी माने जदयू को भी थोड़ी मुश्किल है। पिछले 2 बार के राष्ट्रीय संकटों में, राजनीतिक संकटों में हरिवंश सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच एक कड़ी बनकर रहे। नीतीश कुमार ने तमाम नाराजगी के बावजूद भी उनको उस समय नहीं, अभी नया कड़ी है ना संजय झा। हाँ, तो इस समय एक संजय झा बन गए। तो क्या हरिवंश सिंह को नीतीश कुमार ड्रॉप करेंगे या रामनाथ ठाकुर का मंत्रालय जाएगा, रामनाथ ठाकुर को हटा के? उम्र भी है रामनाथ ठाकुर जी की होगी, तो एक जो रखा है कि इतने वर्ष के लोग नहीं, हालांकि जीतन राम मांझी तो है उसमें। एक और चीज आप देखेंगे जीतन राम मांझी की 2 बयान पर, पिछले दिनों जो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को मैंने कल उनके बेटे से जब ये सवाल पूछा गया कल या परसों, तो उन्होंने कहा फालतू बात है, और उन्होंने अपने पिता के बयान को ही मैंने फालतू कहा। आज देखिए कि वो भले मन से कह रहे हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे, और अपने बेटे को कह रहे हैं हाँ कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे, मंत्री पद छोड़िए। तो ये जो है लगता है कि उनकी पार्टी के भीतर ही कुछ चल रहा है क्या, मैंने पिता पुत्र में कहीं वो चल रहा है, या वो सहज भाव से बोल रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ज्यादातर तो यही लगता है, हर बार देखा गया है कि जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स पलट जाते हैं, तो इस बार भी यही होगा। लेकिन पवन सिंह और चिराग पासवान ये 1-2 दूरी अभी आप देखेंगे, चिराग पासवान हर हाल में चाहते हैं कि अपनी मम्मी को राज्यसभा भेज दें, तो अगर पवन सिंह को भेज दिया जाएगा तो इधर पार्टी के भीतर कार्यकर्ता लेवल पर आप देखेंगे कि 2 धुरी फिर बनने जा रहा है कि चिराग पासवान और चिराग पासवान के लिए तो है कि उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट, अब उसके लिए 4-5 विधायकों का बंदोबस्त करना होगा। अब ये तो होगा कि या तो AIMIM से समर्थन ले या फिर कांग्रेस को तोड़िए या राजद को तोड़िए, इसमें भी बात नहीं बनी तो दूसरी वरीयता में गिनती जाएगी। तो वो मामला एक अलग हो गया है। चिराग पासवान की जो कुशवाहा जी की सीट पर जो चर्चा है वो ये वो क्लियर कट जीत नहीं है, 5वें सीट के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो है कि उसके लिए तो एनडीए के अंदर तय करने को किसको भेजेगा किसको नहीं। चिराग जी के पास 19 विधायक हैं, इतनी बड़ी संख्या नहीं कि अकेले दम पे चले जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि नितिन नवीन बीजेपी से, नितिन नवीन पवन सिंह, जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। नहीं, ज्यादा संभावना हमको ये लगती है कि विपक्ष की ओर से कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। अगर वो वोट का इंतजाम नहीं कर पाते हैं 6 वोटों का, तो वो नॉमिनेशन उनकी ओर से नहीं होगा और निर्विरोध ये 6 वोटों का इंतजाम कर रहे हैं। AIMIM और बसपा को अपनी पाली में ले आए तो 35 की संख्या है उनके पास, 41 वो अगर कर लें तब वो अगर मैनेज हो जाता है, मगर हमको नहीं लगता है कि MIM उधर जाएगा, क्योंकि MIM दूध का जला हुआ है, वो छाछ भी फूक फूक और उसकी बहुत बेइज्जती हुई विधानसभा चुनाव में। इतना गठबंधन के लिए हल्ला मचाया, कुछ हुआ नहीं, तो अब बदले
की भावना तो एक अंदर से होगी। तो वो असंभव सा लग रहा है, मगर राजनीति में असंभव चीजें भी संभव हो और जाती एक हैं। अख्तरुल ईमान जी को विधानसभा का कमेटी का सभापति बना दिया, सभापति हाँ, बना के हाँ। इनाम तो दे दिया है, हाँ। और अब उनको भी डर है, वो बंगाल वाले जो एक महबूब मोहम्मद कबीर या क्या जो नेता बना रहे हैं, पार्टी आज लॉन्च कर दिया, नई पार्टी उन्होंने लॉन्च कर दिया। हम्म, तो अब तक तो एक छत्र नेता थे ओवैसी जी, अब ये एक नए नेता आ गए और बिहार से ज्यादा करीब हैं, तो कहीं इधर से उधर ना हो जाए, पलटी ना हो जाए, तो इसलिए MIM बहुत फूंक फूंक कर कदम अभी उठाएगी। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ मसला बिहार की सियासत में इन दिनों है और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का क्या अर्थ है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।